तो जुडिशरी और पार्लियामेंट भी कल कर लिया था कि किस तरह से न्यायपालिका और अपने संसद, ठीक है ना, उसके बीच में बैलेंस बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्या कोशिश किया गया है ताकि न्यायपालिका अपना काम करे और साथ ही संसद अपना काम करे। आपको पता ही है संसद का काम क्या है। संसद का काम देश के लिए कानून बनाना है और साथ ही न्यायपालिका का काम है उन कानूनों को लागू करना, ठीक है ना। नहीं, उन कानूनों के हिसाब से देश के अंदर अदालतों का निर्णय आता है, ठीक है। ये बात हो गया था। अब नेक्स्ट आपका टॉपिक है आज के लिए इसी टॉपिक को इनफैक्ट हम कर रहे थे पार्लियामेंट वाले को। इसमें बेटा 141 पेज के अंदर हम बात करेंगे जुडिशरी और पार्लियामेंट के अंदर कौन कौन से मुद्दों को लेकर कौन कौन से इश्यूज हैं, ठीक है ना, कौन कौन से मामले हैं, कौन कौन से मैटर है जिसके ऊपर न्यायपालिका के बीच में और आपकी संसद के बीच में लेकर मुद्दों के ऊपर विवाद है, ठीक है ना। उस मुद्दों को देखते हैं। तो ये है 141 पेज का थर्ड पैराग्राफ है। द इमीडिएटली आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बिगन ए कंट्रोवर्सी अराउज ओवर द पार्लियामेंट पावर टू रिस्ट्रिक्ट द राइट टू प्रॉपर्टी। इसको सिंपल शब्दों में समझते हैं और फिर आपको आगे पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखो, हमने जैसे आपके मौलिक अधिकारों की बात की थी तो फंडामेंटल राइट्स में हमने आपकी बात की थी। पहला स्वतंत्रता का, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार और शोषण के विरुद्ध अधिकार, और फिर शैक्षिक आपका अधिकार, और उसके बाद में हमने बात की थी आपका राइट टू रेमेडीज यानी कि संवैधानिक उपचार का अधिकार, और एक आपका था आर्टिकल 31 में राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति रखने का अधिकार, ठीक है ना। तो ये जो संपत्ति का अधिकार है ये हमारे मौलिक अधिकार में दे तो दिया, लेकिन इसको लेकर काफी विवाद खड़े हो गए। अब क्या विवाद हो सकता है मेरे को बताए। अब गायब नहीं होना है। संपत्ति के अधिकार को लेकर किस तरह का डिस्प्यूट जो है संसद के बीच में और आपके न्यायपालिका के बीच में, क्या इसको लेकर डिस्प्यूट हो गया था, बता सकता है कोई? इमेजिन कीजिए, फिर नहीं तो हम आपको बताएंगे कि राइट टू प्रॉपर्टी को लेकर जैसे ही देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया उसी टाइम संसद के बीच में और न्यायपालिका के बीच में झगड़ा हो गया। तो क्या झगड़ा था वो? अब आपको हल्का सा एक हिंट दे देता हूं। न्यायपालिका क्या करती है, आपके जितने भी फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने की रेस्पॉन्सिबिलिटी न्यायपालिका की है। कल भी खूब डिटेल्स में बात की थी। तो क्या था डिस्प्यूट? खैर, अगर आप इतनी देर तक नहीं दे रहे हो तो मैं समझ सकता हूं। देखो, आज के दिन ऑनरशिप जो लैंड की है वो पब्लिक के पास में, लोगों के पास है। ये तो बात आपको पता है। यहां तक पता है कि भारत के अंदर जो लैंड है वो ओनरशिप किसके पास है? पब्लिक के पास। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी में आता है। अब इसी जमीन के ऊपर जब आपका देश इंडिपेंडेंट हो गया तो ये जमीन तो लोगों को थी, राइट टू प्रॉपर्टी था लोगों के पास में। अब जमीन की जरूरत थी, किस लिए जरूरत थी? गवर्नमेंट को। क्यों जरूरत थी? गवर्नमेंट का मतलब आप सोचिए पार्लियामेंट, ठीक है ना। यहाँ पे सरकार को एयरपोर्ट बनाने थे, सरकार को रेलवे लाइन बिछानी थी, सरकार को इंडस्ट्रीज लगानी थी, सरकार को सरकारी ऑफिसेस खोलने थे, बिल्डिंग्स बनानी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना था। तो ये सब कुछ होना जमीन पे था, और जमीन के ऊपर जो अधिकार है वो आपके सिटीजन्स का है। अब आपका मौलिक अधिकार है तो ये आपका मौलिक अधिकार है, और मौलिक अधिकार का मतलब आपसे कोई छीन नहीं सकता, और छीन नहीं सकता का मतलब अगर कोई छीनता है तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स का प्रोटेक्ट करता है आपका सुप्रीम कोर्ट। ये बात समझ में आ गई? यहां तक समझ में आ गया? जल्दी से मैसेज करो बेटा।
जल्दी से फास्ट। चारों के मैसेज में आप एक दिन क्लास 9th को ज्वाइन करो और उनको देखो आप, उसमें 60 बच्चे ज्वाइन करते हैं और 60 बच्चों में से कैसे मैसेज करते हो। फास्ट काम करना सीखिए। तो अब पब्लिक अपनी जमीन नहीं दे सरकार को, एयरपोर्ट बनाना है, सरकार को बहुत सारे काम कर रहे थे जब देश आजाद हो गया, तो उससे पहले डेवलपमेंट हुआ नहीं था। अब ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। धीरे धीरे कई सारे केसेस के बारे में हम चर्चा करेंगे कि केरल में एक मठ है, उसके पास में बहुत सारी जमीन थी। मठ का मतलब एक मंदिर है और मंदिर के साधु के पास बहुत सारी जमीन थी। अब केरल सरकार को जमीन चाहिए थी और वो जो मठ के जो साधु है, शंकराचार्य है, उन्होंने जमीन देने से मना कर दिया। बोला मैं तो नहीं दूंगा, ये तो मेरा मौलिक अधिकार है। अल्टीमेटली केस सुप्रीम कोर्ट आया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई यस, ये तो इसका फंडामेंटल राइट है, ये दे या ना दे सरकार को इसकी मर्जी। और फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करना कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारा अधिकार है, हमारी ड्यूटी है। सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि ये हमारी ड्यूटी है इनके अधिकारों को प्रोटेक्ट करना। अगर तुम जबरदस्ती इनसे लेना चाहोगे तो हम इनके सपोर्ट में हैं। अब इसको लेकर पार्लियामेंट के बीच में देश की सरकार, उस टाइम में जो सरकार थी जवाहरलाल नेहरू की सरकार, और न्यायपालिका के बीच में विवाद हो गया। न्यायपालिका कह रही है कि हमें तो प्रोटेक्ट करने हैं मौलिक अधिकारों को और राइट टू प्रॉपर्टी मौलिक अधिकार है, और सरकार कह रही है, पार्लियामेंट कह रही है कि हमें तो ये जमीन होगी हमारे पास तब तो हम विकास के काम कर पाएंगे। तो अल्टीमेटली ये क्या हुआ, जाकर 1970 से 80 के ड्यूरेशन में ये मामला रिजोल्व हुआ। जो मामला जब आपका देश का कॉन्स्टिट्यूशन लागू हो गया तब जो शुरू हुआ और वो जाके 1978 के ड्यूरेशन में जाके खत्म हुआ। तो ये राइट टू प्रॉपर्टी से लेके डिस्प्यूट था। अब आप आगे इसके बारे में समझोगे, ठीक है ना। अब मैं आपको समझा देता हूं बुक से कि immediately after the implementation of the constitution began a controversy arose over a parliament power to restrict the right to property। अब पार्लियामेंट क्या कह रही है, राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म करो, तभी तो, नहीं तो लोग जमीन नहीं देंगे और हम कैसे काम कर पाएंगे लोगों के वेलफेयर के लिए। पार्लियामेंट वांटेड टू पुट सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द राइट टू होल्ड प्रॉपर्टी, और पार्लियामेंट चाहती थी इनके ऊपर कुछ प्रतिबंध लगे, राइट टू प्रॉपर्टी जो रखने वाले हैं, यानी कि अगर सरकार जमीन चाहे तो सरकार जमीन ले सके लोगों से, ऐसा करने के लिए पार्लियामेंट कह रही थी, ठीक है ना। द कोर्ट हेल्ड द पार्लियामेंट कैन नॉट रिस्ट्रिक्ट द फंडामेंटल राइट्स। अब कोर्ट बोल रहा है कि भाई ये संसद के पास अधिकार नहीं है लोगों की राइट टू प्रॉपर्टी को छीन लेना, ठीक है ना। द पार्लियामेंट देन ट्राई टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब सॉरी, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये राइट टू प्रॉपर्टी उनका है और हम छीनने नहीं देंगे। फिर पार्लियामेंट बोल रही है तो अगर आप ऐसा करोगे तो हम कॉन्स्टिट्यूशन में बदल कर देंगे, ये राइट टू प्रॉपर्टी को खत्म ही कर देंगे मौलिक अधिकारों से। तो इसको लेके ये डिस्प्यूट दोनों के बीच में चलता रहा और फंडामेंटल राइट्स अल्टीमेटली ये हुआ। मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई फंडामेंटल जो राइट्स है, मौलिक अधिकार है, वो इस बार तो हम ये कर रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी को, इसको कहते हैं कि अब्रेज करना, यानी कि ये हम मौलिक अधिकारों से निकाल दे रहे हैं इसको। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के अंदर कोई पार्लियामेंट के पास पावर नहीं है कि फंडामेंटल राइट्स को कम कर दे या खत्म कर दे। जो मौलिक अधिकार है वो पार्लियामेंट के दायरे से बाहर है, पार्लियामेंट उनके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकती, ठीक है। ये बात समझ गए, ये लास्ट कंक्लूजन समझ में आ गया क्या वो इनके बीच में जो हुआ पार्लियामेंट और न्यायपालिका के बीच में, जो अल्टीमेटली जो लास्ट कंक्लूजन है ये रहा कि पार्लियामेंट ने कहा कि ठीक है राइट टू प्रॉपर्टी है, इसको हम अभी मतलब एक कानूनी अधिकार कर देते हैं, ये मौलिक अधिकार नहीं रहेगा। लेकिन इसके बाद में अब
आगे से मौलिक अधिकारों में कोई चेंज नहीं हो सकता। द फॉलोइंग्स वर द सेंटर ऑफ कंट्रोवर्सीज। अब कौन कौन से और भी थे इश्यूज जो पार्लियामेंट के बीच में और संसद न्यायपालिका के बीच में विवाद के मामले थे, क्या क्या है? अगर आपका क्वेश्चन आए कि व्हाट वर दी इश्यूज या डिस्प्यूट बिटवीन द पार्लियामेंट और देश की न्यायपालिका के बीच, जुडिशरी एंड न्यायपालिका के बीच में कौन कौन से विशेष थे जिसको लेकर विवाद था, तो आप ये लिखोगे। पहला विवाद लिखोगे निजी संपत्ति के अधिकार का दायरा क्या है, ठीक है ना, इसको लेकर। फिर था मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित और समाप्त करने की संसद की शक्ति का दायरा क्या है। क्या मौलिक अधिकारों को कम कर सकती है, क्या प्रतिबंध लगा सकती है मौलिक अधिकारों को, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। संसद द्वारा संविधान संशोधन करने की शक्ति का दायरा क्या है, कि संसद आखिर संविधान में किस लिमिटेशन तक चेंजेस कर सकती है। तीन समझ में आ गए। पहला हो गया राइट टू प्रॉपर्टी को लेके, दूसरा हो गया आपका मौलिक अधिकारों को सीमित, प्रतिबंधित करने से रिलेटेड, तीसरा हो गया आपका संविधान में संशोधन करने की शक्ति पार्लियामेंट की कहां तक है, कौन सी लिमिट है, और फोर्थ है क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे। अब ये बेटा जो देखो नीति निर्देशक, व्हाट आर दी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज, मेरे को आप में से बताइए नीति निर्देशक तत्व क्या है, बताइए। और ये नहीं बोलना नेटवर्क का इश्यू है सर, कट हो गया, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आप पहले कर चुके हो। राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है, बताइए। प्रियंका, अगर नहीं पता तो मैसेज करेंगे। प्रियंका, हर्ष, योगेश, मैंने कहा है कि पढ़ के आया करो आगे, ठीक है ना, ठीक है। तो दो चीजों हैं, अधिकारों को हम मतलब जो वेलफेयर की चीजें हैं उनको दो तरह से ले सकते हैं। एक तो है आपके फंडामेंटल राइट्स। प्रियंका तुम्हें तो पता होना चाहिए, तुमने तो लास्ट तक क्लासेस रेगुलर अटेंड की है। मौलिक अधिकार वो अधिकार है जिनके वायलेशन पे, जिनका छीन लिए जाने पर आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ठीक है ना। जैसे जितने भी अधिकार मैंने अभी आपको गिनाए ना, इनमें से किसी भी अधिकार का वायलेशन होता है, हनन होता है, तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर रिस्टोरेशन ऑफ योर फंडामेंटल राइट्स। उनको लागू कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट की मदद ले सकते हो, ठीक है। दैट इज द योर फंडामेंटल राइट्स। अब राज्य के नीति निर्देशक तत्व वो अधिकार हैं या वो तत्व हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य को काम करने के लिए बताया गया है। कि भाई जैसे अभी कनिका बोल रही थी कि पॉलिसीज बनाने के लिए, दैट बेसिकली फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, यानी कि सरकार को क्या चाहिए, लोगों के लिए पानी की व्यवस्था करनी चाहिए, शुद्ध पानी, शुद्ध हवा मिले, लोगों के घरों तक बिजली की व्यवस्था हो, स्कूल हो गांव में। ये क्या है, राज्य को डायरेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ से। यानी कि जो आपके राज्य का मतलब देश, यहाँ पर देश की बात करें कि देश के जो शासन में है बैठे लोग, उनकी ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये सारे काम करें पब्लिक के वेलफेयर के लिए। लेकिन उन्होंने ये बात राज्य के सरकार के ऊपर छोड़ दिया कि ये कब कर सकती है सरकार, तब कर ले, कोई जरूरी नहीं है हम कह रहे हैं तो आज ही कर रहे हैं, जब चाहे जब करें। क्यों छोड़ा सरकार के ऊपर उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन में, जबकि फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होगा तो आप सुप्रीम कोर्ट सीधा जा सकते हो। लेकिन राज्य के डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसीज में क्या है, यू कैनॉट गो टू द सुप्रीम कोर्ट, यू कैनॉट गो टू द हाई कोर्ट, कहीं नहीं जा सकते, बिकॉज दैट इज नॉट योर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है ना, वो मौलिक अधिकार नहीं है। और अगर आप सुप्रीम कोर्ट गए कि भाई मेरे गांव में तो स्कूल नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट राज्य को यह नहीं बोल सकता कि अभी खोलो स्कूल।
राज्य बोलेगा कि हमारे पास में जब ऐसी फाइनेंशियली पोजीशन होगी, जब हमारे पास सिंपल शब्दों में पैसे होंगे तो हम स्कूल खोल देंगे, हमारे पास टीचर की अवेलेबिलिटी होगी तो खोल देंगे, नहीं तो गांव के पड़ोस के गांव में जाने दो। बिजली की व्यवस्था के लिए होगा तो हम बिजली प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है ना। अगर पार्क बनाने की पोजीशन में होंगे तो हम कर देंगे, क्योंकि इन सब कामों के लिए पैसा चाहिए और सरकार के पास जब पैसा होगा तब वो काम करेगी। यह बात क्लियर हो गया। तो फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पे सीधा आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आपके राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वायलेशन होने पे आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है। ये क्लियर हो गया? अरे हो गया बच्चों। अब देखो चारों में से दो का मैसेज आ रहा है, फिर बोलेंगे कि सर हमारा तो मैसेज करने में टाइम लगता है, हम तो कर रहे हैं आप तक पहुंच नहीं रहा है सर। बेटा हाँ करने की, ठीक है। अब क्या ये लास्ट वाला था बेटा? क्या संसद, मैं बात कर रहा हूं 141 पेज के ऊपर सबसे नीचे वाले पॉइंट की, क्या संसद नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए ऐसे कानून बना सकती है जो मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित करे? अब जैसे सरकार ने जमीन मांगी ना, तो सर ये नीति निर्देशक तत्वों में आती है कि जो सरकार को काम करने हैं, जैसे राइट अपना एयरपोर्ट बनाना है, स्कूल्स बनाना है, तो ये बोल रहे हैं क्या नीति निर्देशक तत्वों को लागू करने के लिए सरकार आपके मौलिक अधिकारों को कंट्रोल कर सकती है क्या? तो ये सब डिस्प्यूट था इन मामलों को लेकर बेटा। तो ये मामला कब से कब तक चला, ये देखो आप अगले पेज पे आ जाइए, 142 पेज के ऊपर। सब लोग पहुंच गए होपफुली 142 पेज के ऊपर बेटा? आगे एक सेकंड के लिए जल्दी से चेंज कर लो, मैं थोड़ा सा गर्मी से परेशानी का कुछ इलाज ढूंढता हूं। ओके, अब बेटा हम बात कर रहे हैं कि ये जो डिस्प्यूट्स है ना सरकार के बीच में राइट टू प्रॉपर्टी को लेके और न्यायालय के बीच में, ये 1967 से 73 के बीच ये विवाद काफी गहरा गया। भूमि सुधार कानूनों के अतिरिक्त निवारक नजरबंदी कानून, नौकरियों में आरक्षण संबंधी कानून, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए निजी संपत्ति के अधिग्रहण संबंधी नियम, अधिग्रहित निजी संपत्ति के मुआवजे से संबंधित कानून आदि ऐसे कुछ उदाहरण जिन पर विधायिका और न्यायपालिका के बीच में विवाद। शॉर्ट में यही है कि ये सरकार को जब जमीन लेनी है मान लो लोगों की, तो उसके बदले में सरकार उसको, जो किसान है उसको कितना कंपनसेशन देगा, ठीक है ना। सरकार जमीन तो ले रही है लेकिन उसको कितना कंपनसेशन, उसके बदले में आप, उर्दू का शब्द है जो हम ज्यादातर यूज करते हैं, मुआवजा कितना मिलेगा। मान लो सरकार आपकी जमीन मिलती है तो ले लेती है, सरकार को रोड्स बनाने हैं, स्कूल्स बनाने हैं, तो उसके बदले में उस जिसकी लैंड का ओनर है, लैंड ओनर को क्या मिलने वाला है, इसको सम रिलेटेड। और जैसे आप एक तरफ तो बात करते हैं कि राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं कि सब लोगों को समान अधिकार है, फिर देखो कितना कंट्रोवर्सी को मैं बता रहा हूं। एक तरफ बात करते हैं कि सब लोग बराबर है, सबको बराबर अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और दूसरी तरफ हम क्या करते हैं, रिजर्वेशन दे रहे हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और अदर बैकवर्ड क्लासेस को। तो इसको लेकर भी डिस्प्यूट हुआ कि भाई मौलिक अधिकार ये बोलता है कि सब लोग समान हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, तो ऐसा क्यों हो रहा है कि एक तरफ जो बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी से जो लड़का है उसको जॉब के अंदर आप उसके मार्क्स जो है 20 आगे तो भी उसको जॉब मिल जाता है आउट ऑफ 100, और एक तरफ दूसरा बच्चा है जो शर्मा जी है, ब्राह्मण है, उसको आप 60 मार्क्स मिलने के बाद में भी आउट ऑफ 100 उसको जॉब नहीं मिलता। तो ये जो रिजर्वेशंस की पॉलिसीज है ये राइट टू इक्वलिटी का वायलेशन करती है। एक तो ये विवाद है ना, तो ये सारे इस तरह के विवाद थे।
एक था विवाद इसको कि सरकार आइडियली कब किसी को गिरफ्तार कर सकती है, कब करती है, जब कोई अपराध करता है तब तो गिरफ्तार करे। ये बात तो सही है ना, जब किसी ने अपराध किया है तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को अडॉप्ट करते हुए उसको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। लेकिन एक निवारक नजरबंदी कानून है, निवारक नजरबंदी कानून का सहारा लेकर सरकार बगैर किसी को अपराध किए हुए भी गिरफ्तार कर सकती है। तो इसको लेकर भी इश्यू चल रहा था। अब बगैर किसी अपराध को किए हुए कैसे किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, बताओ बताओ बच्चों, कैसे गिरफ्तार किया जाएगा? बगैर किसी अपराध किए बगैर किसी को गिरफ्तार किया जाना चाहिए, और करते हैं तो कैसे करते हैं? यस, दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। क्यों प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब ये हुआ बेटा, देखो जैसे आपने अभी हमने आर्टिकल 370 को अबॉलिश किया J&K जम्मू कश्मीर से, और हमको लग रहा था ये जो संविधान का अनुच्छेद 370 क्या करता है, स्पेशल पावर देता है J&K को, सेपरेट पावर्स है उनके पास। यानी कि आपके देश के कानून जब आर्टिकल 370 था तो वो जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होते थे। जम्मू कश्मीर में भारत का झंडा नहीं, उनका जम्मू कश्मीर का अलग से झंडा था। आपके देश के कानून नहीं लागू होते थे जब तक कि वहां की पार्लियामेंट जो है, वहां की विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली ये ना चाहे, ठीक है ना। बाकी देश के सभी राज्यों में लग सकते लेकिन वहां पर नहीं लग सकते थे। तो ये जो डिस्पैरिटी थी इसको खत्म करने के लिए कोशिश की गई 2019 अगस्त में, और खत्म किया। तो इसको लेके प्रिवेंटिव डिटेंशन में समझा रहा हूं। अब ऐसा लगा कि इतना बड़ा अगर कदम सरकार उठाने जा रही है तो हो सकता है वहां पर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कुछ ऐसा, मतलब एक कह सकते हो इंटरनल डिस्टरबेंस हो जाए स्टेट के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर दंगे हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी कि टू अवॉइड द अनटुवर्ड सिचुएशन, कि किसी इंसान से सरकार को ये लगता है कि ये दंगे फैला सकता है, मतलब सरकार ऐसा सोच के भी उसको गिरफ्तार कर सकती है कि ये अपराध कर सकता है। तो दैट इज कॉल्ड द प्रिवेंटिव डिटेंशन। ठीक है, बात समझ में आ गया प्रिवेंटिव डिटेंशन क्या है? निवारक नजरबंदी क्या है, समझ में आ गया? सभी बताओ। यानी कि बगैर अपराध किए हुए भी किसी को अरेस्ट किया जा सकता है, और ये अरेस्ट का पीरियड बार बार में बढ़ा भी सकते हैं। अब आ जाइए आप, सेकंड पैराग्राफ है इसी के ऊपर 142 पेज के ऊपर। 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया जो संसद और न्यायपालिका के संबंधों के नियमन में बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया। अब क्या था 1973 का ये डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, इसको देखते हैं। इसको जो मैं आपको बता चुका हूं वही है बेटा, केशवानंद भारती, जो मैंने बताया ना, केरल के एक मठ मठ के जो साधु के पास में, स्वामी के पास में बहुत सारी जमीन थी, तो वही केस है ये। यह केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में परिचित हुआ। उस इंसान का नाम केशवानंद भारती था। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है और संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा भी इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। मैंने कल बताया था आपको कि पार्लियामेंट कहती है कॉन्स्टिट्यूशन हमको ये अलाउ करता है कि हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को बदल सकते हैं। तो जुडिशरी ने कहा कि ठीक है, ये बात सही है कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा लिखा है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट कर सकते हो। फिर लेकिन जो जुडिशरी ने एक नया थ्योरी दिया कि सही है, आप बदलिए, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट कीजिए, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन की जो आत्मा है उसको मत बदलो।
पार्लियामेंट ने कहा कि ये आत्मा कहां से आ गई, कहीं तो लिखा ही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, ये तो कहीं नहीं लिखा है कि आत्मा है और उस आत्मा को हम नहीं बदल सकते। तो पार्लियामेंट को बताया सुप्रीम कोर्ट ने, आत्मा कहां पर है हम बताते हैं आपको। बोला बताइए। तो कहा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की जो बेसिक स्ट्रक्चर है, बीएसडी बोलते हैं, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकते। तो बोला ये बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है? बोला ये है कि जो भी आप फंडामेंटल राइट्स हैं उनको कम नहीं कर सकते। बोला ठीक है, मान लेते हैं। तो आपके जितने भी मौलिक अधिकार है उनको प्रोटेक्ट कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बोला ठीक है। फिर दूसरा बोला कि जो स्टेट और सेंटर के बीच में रिलेशंस हैं, वो जो स्टेट की पावर अलग है, सेंटर की पावर अलग है, उसके अंदर आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। बोला ठीक है, ये भी मान लेते हैं। तीसरा बोला कि जो देश के अंदर डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र, जो हेड ऑफ द स्टेट है, प्राइम मिनिस्टर, राष्ट्रपति, देश की पब्लिक चुनती है, इसको आप खत्म नहीं कर सकते। बोला ये तो बड़ा मुश्किल है। तो कहने का मतलब सुप्रीम कोर्ट ने ये कह दिया कि आप संविधान की आत्मा को नहीं बदल सकते, संविधान में बदलाव कर सकते हो, लेकिन फिर वो बोला कि संविधान की आत्मा क्या है हमको तो बताओ, कहीं लिखा तो नहीं। फिर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये आत्मा क्या है इसको हम वक्त वक्त पे डिफाइन करते रहेंगे। जब आप कोई कानून बनाओगे ना, पार्लियामेंट को बोला, तो उस टाइम हम आपको बता देंगे भाई नहीं ये तो संविधान की आत्मा से रिलेटेड है, इसमें आप चेंजेस नहीं कर सकते। तो उसको बोला गया बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। उसको क्या बोला गया? संविधान का मूल ढांचा। संविधान के मूल ढांचे में कोई बदलाव नहीं कर सकते। मैं जो आत्मा बोल रहा हूं ना, उसका मतलब संविधान का मूल ढांचा है, जो बेस है संविधान का, जो आप प्रेम्बल के अंदर देखते हो, ठीक है ना, उसके अंदर कोई बदलाव नहीं कर सकते। ये बात समझ में? आगे बोलो। जल्दी करो बेटा सभी। तो ये था आपका बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, जिसके बारे में बात की गई है। अब आप समझ जाओगे। संसद यहाँ पर लिखा है, केशवानंद भारती के केस की मैं बात कर रहा हूँ, सेकंड पैराग्राफ। केशवानंद भारती मुकदमे के रूप में प्रसिद्ध हुआ। इस मुकदमे में न्यायालय ने निर्णय दिया कि संविधान का एक मूल ढांचा है। मूल ढांचा क्या है वो मैं आपको बता चुका हूँ। संसद सहित कोई भी उस मूल ढांचे में छेड़छाड़ नहीं कर सकता। संविधान संशोधन द्वारा इस मूल ढांचे को नहीं बदला जा सकता। न्यायालय ने दो और काम किए। संपत्ति के अधिकार के विवादास्पद मुद्दे के बारे में न्यायालय ने कहा कि मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। मैंने बताया ना कि मूल ढांचा क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम डिफाइन करेंगे, और ये कह दिया कि जो संपत्ति का अधिकार है मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है। इसका मतलब विवाद खत्म हो गया। पार्लियामेंट के बीच में और न्यायालय के बीच में विवाद खत्म हो गया। विवाद किसको लेके था? संपत्ति के अधिकार को लेकर। उसने कह दिया न्यायालय ने, इस संपत्ति का जो अधिकार है ये मूल ढांचे का हिस्सा नहीं है, इसमें आप बदलाव कर सकते हो। तो उन्होंने जो है फिर इसके बाद में इस अधिकार को खत्म कर दिया मौलिक अधिकारों से, इसलिए उस पर समुचित प्रतिबंध लगाया जा सकता है। दूसरा, न्यायालय ने यह निर्णय का अधिकार अपने पास रखा कि कोई मुद्दा मूल ढांचे का हिस्सा है या नहीं। समझ गए? यह अधिकार न्यायालय ने अपने पास रखा कि मूल ढांचा क्या है वो हम बताएंगे आपको। पार्लियामेंट को बोला मूल ढांचा क्या है हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। यह निर्णय न्यायपालिका द्वारा संविधान की व्याख्या करने की शक्ति का सर्वोत्तम उदाहरण है। मैंने कहा ना कि संविधान की जो इंटरप्रिटेशन है वो शक्ति न्यायपालिका के पास है। तो न्यायपालिका ने डिफाइन किया कि बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन क्या है और पार्लियामेंट संविधान के अंदर कहां तक बदलाव कर सकती है। क्लियर हो गया बेटा यहां तक? यहां तक क्लियर सभी को? तो जब कल आओगे आप, कल का मतलब मंडे को, तो ये चैप्टर बाकी का कुछ बचे एक दो पैराग्राफ से उनको खुद पर्सनली पढ़ेंगे, और जब कल मिलेंगे हम मंडे को तो ये आपके नोट्स पूरे तैयार होने चाहिए। गूगल से देखिए, कहीं से भी हेल्प लीजिए और नोट्स बनाइए इनके,
और मैं आपके नोट्स आपके रजिस्टर के अंदर देखना चाहता हूं, ठीक है? इज दैट क्लियर टू एवरीवन? और अगर आपको कहीं डाउट होता है तो मेरे से कांटेक्ट करें। हाँ ठीक है, अब आपका क्लास का टाइम खत्म होता है, फिर मंडे को बात करते हैं। इन केस अगर आपको कोई डाउट है तो आप कभी भी कॉल कर सकते हो। जल्दी एग्जिट करें बेटा। सचिन यू आर लेट। सचिन रेगुलर हो जाओ, तुम्हारा बेटा चेंज कर लो अपनी हैबिट्स में। नहीं हो पा रहा है तुमसे रेगुलरिटी, पंचुअलिटी नहीं आ पा रही है तुमसे। चलो अभी